हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले मैंने आपको अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी और वहाँ पर मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। असल में ये इंटरएक्शन है बिटवीन द रेडिएशंस एंड मैटर। ठीक है, कि हम एक मैटर पर रेडिएशंस का इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि हम उसका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर काइनेटिक्स या फिर उस सॉल्यूशन के कंपाउंड्स का के स्ट्रक्चर की स्टडी हम जो है कर पाते हैं। तो देखें, आपको एक बात समझ आ गई कि हमने सैंपल का एनालिसिस करना है और वो रेडिएशंस को गिरा कर करना है। तो अब हम आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। द स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। देखें, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से हम किसको यूज़ करते हैं, किस हिस्से को यूज़ करते हैं? सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन वाले पार्ट को यूज़ करते हुए हम क्या काम करते हैं? सैंपल का एनालिसिस करते हैं। मेरे पास EMR रेडिएशंस का एक स्पेक्ट्रम होगा, उसमें से मैं क्या करूँगा? सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन वाले पार्ट को लूँगा और वही रेडिएशंस क्या काम करेंगी? वो सैंपल का एनालिसिस करेंगी। ज़्यादातर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या काम करते हैं? हम जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं। ठीक है, रेडिएशन को मैटर में से पास करेंगे, IR रेडिएशंस को, और हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे सैंपल में कौन से किस किस्म के जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, तो देखें, जो IR स्पेक्ट्रम है, मैंने कहा EMR में से हमने कौन सा स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करना है? EMR में से हमने IR स्पेक्ट्रम को सिर्फ और सिर्फ लेना है। सिर्फ IR रीजन की जो है स्पेक्ट्रम वाली जो रेडिएशंस हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना है हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सैंपल में से पास नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उसका जो IR रेडिएशन वाला हिस्सा है वो सैंपल में से पास करना चाहिए। तो कहता है उसकी रेंज क्या होती है? हमारे पास 3 किस्म की इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। एक होती है नियर IR, एक होता है मिड IR, एक होता है फार IR। इन सब की उसने वेव नंबर और आपको वेवलेंथ बता दी है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ और ये आपने जो इसका वेव नंबर है ये आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। देखें, वेवलेंथ और वेव नंबर दूसरे का उल्ट होते हैं। अगर हमें वेवलेंथ पता हो तो हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्ट होते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू, मतलब आपने वेवलेंथ को जो है, जो भी है वेवलेंथ का फार्मूला, मिसाल के तौर पे ये फार्मूला है वेवलेंथ का हमारे पास। लैम्डा का फार्मूला आप ऐसे बना सकते हैं V बार। ठीक है ना, जो कि इसको ज़ाहिर करता है, ये ज़ाहिर करता है वेव नंबर को। अगर आप वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा 1/, लैम्डा के लिहाज से। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि हम, अगर हमें वेव नंबर पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने मुख्तलिफ उसके IR रेडिएशंस की रेंज बताई हुई है कि मिड IR की रेंज क्या होगी और फार IR रेडिएशंस की रेंज क्या होगी। इस तरह उसने हमें बताया हुआ है कि जो IR रेडिएशन होती हैं ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज करती है 3×10⁻12 से लेकर 3×10⁻14 हर्ट्ज़ तक। वेवलेंथ रेंज करती है 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। इसका वेव नंबर जो है 10⁻6 पर सेंटीमीटर होता है और जो है इसकी एनर्जी क्या होती है? 19.86 10⁻⁻19 जूल होती है IR रेडिएशंस की। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, कि ये वेव कितने साइकिल कंप्लीट करती है। साइकिल तब कंप्लीट होता है जब 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो। देखिए, यहाँ तक वेव ने 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ तक 180 का मज़ीद करेगी, तो यहाँ तक हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक साइकिल।
कि 1 सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट करती है। फिर मैंने आपको बताया था वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या 2 कंसेक्टिव ट्रफ का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेवलेंथ कहलाता है। वेव नंबर क्या होता है कि यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही हैं, कितने साइकिल बन रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वेव नंबर कहेंगे। अच्छा, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? वो कहता है कि जी आपने EMR का कौन सा रीजन उठाना है। वेव तो इतनी बड़ी है हमारे पास, ठीक है, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक हिस्सा लेना है। किसका हिस्सा लेना है? IR रेडिएशन वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, और वो हमने गिराना है किसी सोल्यूशन के ऊपर, किसी सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जब हम किसी सोल्यूशन के ऊपर इसको गिराएंगे तो क्या होगा? वो कहता है कि IR रेडिएशन उसी सूरत में सोल्यूशन जज करेगा। IR रेडिएशंस उसी सूरत में वो सोल्यूशन जज करेगा। फर्स्ट के लिए ये IR रेडिएशंस थी, सोल्यूशन ने जज करनी है। ठीक है, जब इस सोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए किसके? IR रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के। आई थिंक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको कि देखें ये सोल्यूशन तभी रेडिएशंस को अपने अंदर जज करेगा, IR रेडिएशंस को, जब IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस सोल्यूशन में मौजूद मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो फिर हम आ रहे हैं आगे। वो कहता है कि जी IR रेडिएशन असल में ये मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाते, ये उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये देखें, एम्पलीट्यूड हमारे पास अगर हम वेव की सूरत में देखें, एम्पलीट्यूड होता है, देखें इस मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका प्रिंसिपल समझ आ चुका होगा। प्रिंसिपल में वो क्या कह रहा है कि कोई भी सोल्यूशन तब तक जो है रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, जब तक उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी मतलब IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो जाए किसकी फ्रीक्वेंसी के? ये जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के, सोल्यूशन में पड़े मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फिर मैंने कहा जो हम रेडिएशन यहाँ से गुजारते हैं ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाते, उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाते, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। अब हम आगे आते हैं। ये देखें जी, थ्योरी में वो कह रहा है, आगे इसकी थ्योरी है, कहता है कि जी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। एक ख़ास टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, ठीक है ना, तो 25 डिग्री सी पर मॉलिक्यूल एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो 25 डिग्री सी पर 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हों, लेकिन 30 डिग्री सी पर वो 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हों, तो टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। देखें, जो हमारी IR रेडिएशन सैंपल में से पास कर रही होती हैं, वो हमारे सैंपल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती हैं। ठीक है, और हम इसी सैंपल का एनालिसिस कर रहे होते हैं वाइब्रेशन के लिहाज से, वाइब्रेशन के लिहाज से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सैंपल जो है इसके मॉलिक्यूल उसी सूरत में जो है रेडिएशन को अपने अंदर जस्ट करके वाइब्रेट करेंगे अगर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो रेडिएशन बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है और वाइब्रेशन भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। तो वाइब्रेशन 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी होती है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे पास 2 किस्में आती हैं, एक आती है सिमेट्रिक और एक आती है एसिमेट्रिक। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में वो कह रहा है कि इन प्लेन वाइब्रेशन डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट
मीन पोजीशन एंड द बॉन्ड एक्सिस रिमेन द सेम। तो कहता है इस तरह की वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉन्ड्स का जो है जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी, उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी, उनका एक्सिस एक ही रहेगा। ये देखें, अगर ये एक्स एक्सिस में है तो दोनों बॉन्ड एक्स एक्सिस में ही रहेंगे वाइब्रेशन के दौरान, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर आपको कोई ये बेंडेड आपको बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो उनकी पोजीशन वही रहेगी। तो इस केस में बॉन्ड की पोजीशन वही रहती है, एक्सिस वही रहता है, मगर इनकी लेंथ में कमी या ज़्यादती हो सकती है बॉन्ड्स की लेंथ में, बॉन्ड्स की लेंथ में। अब हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो किस्म की होती है, एक होती है सिमेट्रिक वाइब्रेशन और दूसरी होती है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो कहता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है, चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो, बॉन्ड की लेंथ में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ये सिमेट्रिक होगी, एक जैसी होगी। अगर यहाँ पर लेंथ फ़र्ज़ कर लिया 1 मिलीमीटर बड़ी है तो इस साइड पे भी लेंथ 1 मिलीमीटर ही बढ़ेगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी डाइपोल मोमेंट डज नॉट चेंज। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होती, डाइपोल मोमेंट वही की वही रहती है। डाइपोल मोमेंट कहाँ इन्वॉल्व होती है, जहाँ चार्जेस सेपरेट हो रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, चार्जेस सेपरेट हैं तमाम एटम्स के, ऑक्सीजन के। ये ऊपर वाला मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ज़हर कर रहा है, नीचे वाला वाटर को ज़हर कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर है सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक वाइब्रेशन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और वाटर के लिए भी। और ये एसिमेट्रिक जो है स्ट्रक्चर दिखा रहा है किसका, वाटर मालिक्यूल्स का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ 2 बॉन्ड आप लगा लीजिएगा, कार्बन के पास यहाँ भी 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो कहता है इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होती, कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो ये एक जैसी होती है, और इस पर जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इंफ्रारेड रेडिएशंस इस तरह की वाइब्रेशन पर इनइफेक्टिव रहती हैं। फिर हमारे पास आता है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। कहता है वन बॉन्ड कंप्रेसिस अदर बॉन्ड एक्सटेंड। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, एक बॉन्ड कंप्रेस हो रहा होगा, एक बॉन्ड कंप्रेस हो रहा होगा तो दूसरा एक्सटेंड हो रहा होगा। एक बॉन्ड की लेंथ में अगर कमी आ रही होगी, दूसरे बॉन्ड की लेंथ में इजाफा हो रहा होगा, ठीक है। तो कहता है इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाती है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाती है। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया कि ये वहाँ इन्वॉल्व होती है जहाँ पर चार्जेस मौजूद होते हैं, चार्जेस की सेपरेशन होती है, चार्ज दूसरे के साथ सेपरेट हो रहे होते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये सारे आइटम इकट्ठे तो नहीं है ना, हमने यहाँ पर क्या काम किया है, चार्जेस को सेपरेट करके दिखाया आपको, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर जो है इंफ्रारेड रेडिएशन इफ़ेक्टिव होती हैं इस तरह की वाइब्रेशन में। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पहली वाइब्रेशन बता दी कि हमारे मॉलिक्यूल्स में 2 किस्म की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, जब रेडिएशन के साथ टकराती हैं। एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की आगे मज़ीद 2 किस्में होती हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड की लेंथ में इजाफा हो सकता है, कमी हो सकती है, मगर बॉन्ड की जो पोजीशन है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। और उसका एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में रहेगा वो बॉन्ड, अगर वो जेड एक्सिस में है तो वो जेड एक्सिस में रहेगा। तो हमारे पास फिर इसकी आगे मज़ीद 2 किस्में आती हैं, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉन्ड की जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन होती है, बॉन्ड बढ़ता या घटता है, कि लेंथ में इजाफा होता है या कमी आती है, तो एक जैसी आती है। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बॉन्ड की लेंथ में इजाफा हुआ तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ही इजाफा हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होती और इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ पर इनइफेक्टिव रहती हैं, इनएक्टिव रहती हैं। एसिमेट्रिक में एक बॉन्ड अगर बढ़ रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, एक्सटेंड हो रहा होगा, उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा होगा। इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाती है और इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ पर अपना असर दिखाती हैं। फिर हम आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की तरफ। ये वाइब्रेशन की असल में दूसरी किस्म है, ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, वन प्लेन वाइब्रेशन कहता है, ये आउट ऑफ प्लेन, बल्कि कौन सी वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे एक एक्सिस में रोटेट नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो कई एक्सिस को एक साथ कवर कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल चेंज। इसमें बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है और इस तरह की वाइब्रेशन के लिए
हमें कम एनर्जी दरकार होती है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो हम रेडिएशन भेजेंगे उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेवलेंथ वाली मैंने आपको पहले ही बताया होगा, इस तरह की होती हैं। देखें, ये वेवलेंथ ज़्यादा है। जब क्रस्ट और दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान फासला बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं वेवलेंथ बढ़ गई है। ये आपको फिर टाइप्स दिखा रहा है बेंडिंग वाइब्रेशन की। सीजरिंग है, रॉकिंग है, वेगिंग है, ट्विस्टिंग है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि किस तरह मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर एक एटम, ऊपर वाला एटम जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, सेम आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो हमारे पास रॉकिंग वाइब्रेशन है, एटम एक जैसी मूवमेंट में जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है वेगिंग। वेगिंग वाइब्रेशन वहाँ होती हैं जहाँ पे ऊपर वाले एटम का चार्ज एक जैसा होता है और एक ही जो है डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो रही है। आपको दिखाया मैंने यहाँ पे एरो से। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन क्या होती है, जिसमें मॉलिक्यूल ट्विस्ट कर जाता है। देखें, एटम, ऊपर वाले एटम पे चार्जेस मुख्तलिफ हो गए। अगर यहाँ पर एटम ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला एटम है वो कहाँ मूव करना चाह रहा है, वो नीचे की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो एक ट्विस्ट मूवमेंट होगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मूवमेंट की स्कीम समझ आ रही है कि जो सेकंड वाइब्रेशन है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल एक प्लेन में वाइब्रेट नहीं करते, इनका एंगल चेंज हो सकता है। कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी वाली रेडिएशंस यहाँ से गुजरेंगी और मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगी, मगर उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर कई किस्म की वाइब्रेशन होती हैं इसके अंदर। बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर सीजरिंग होती है, रॉकिंग होती है, वेगिंग होती है और ट्विस्टिंग होती है। अब हम आगे आते हैं। देखें, IR रेडिएशंस गुजर गई। ठीक है, वो सैंपल में से गुजरी, सैंपल का ताकि हमने एनालिसिस कर सकें। तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान बन सकता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस रखेंगे, वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस रखेंगे और एक्स एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, वेवलेंथ या ट्रांसमिटेंस, वो वेवलेंथ या वेव नंबर रखेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पर दो चीज़ें रख सकते हैं, या एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस, या फिर ट्रांसमिटेंस। नीचे क्या रखेंगे, वेव नंबर या फिर वेवलेंथ। इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेवलेंथ और वेव नंबर, हमने एक ग्राफ ड्रा करना है किसके दरमियान, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर वो कहता है 100% ट्रांसमिटेंस मीन्स 0 एब्जॉर्बेंस। अगर किसी सोल्यूशन में से मुकम्मल तौर पर रेडिएशंस गुजर जाएं, मुकम्मल तौर पर रेडिएशंस गुजर जाएं, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएं, इसका मतलब सोल्यूशन ने एब्जॉर्बेंस नहीं की, एब्जॉर्बेंस नहीं की। ठीक है, उस सोल्यूशन ने रेडिएशंस को जज़्ब भी नहीं किया, IR रेडिएशंस को। हाँ जी, देखें, चाहे हमारे पास UV स्पेक्ट्रोमीटर हो या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर हो, इसमें ग्राफ बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, जो हमारे पास रेडिएशन आ रही होती हैं वो सैंपल में से गुजरती हैं, कुछ रेडिएशन जज़्ब हो जाती हैं, कुछ ट्रांसमिट कर जाती हैं। ये ट्रांसमिट करने वाली रेडिएशंस आगे रिकॉर्डर में जाती हैं, डिटेक्टर में जाती हैं, ग्राफ बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। उसी ग्राफ से हमें अंदाज़ा होता है कि एक ख़ास वेवलेंथ पर जब एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन गुजारी गई, ठीक है ना, तो हमारे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसकी क्वांटिटी क्या थी, स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, अब मैं आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ ग्राफ दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये ग्राफ ड्रा किए गए हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर वाला है मीथेनॉल का ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब हर कंपोनेंट डिफरेंट किस्म के ग्राफ शो करता है। ठीक है, मीथेनॉल का ग्राफ ये है और इससे अगला ग्राफ जो है वो है हमारे पास ब्यूटेनॉन का, फिर उससे अगला है आइसो ब्यूटाइलिन अमाइन का है। ठीक है, ब्यूटाइल अमाइन का है, आइसो ब्यूटाइल अमाइन का हमारे पास जो है ग्राफ है। तो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ शो करते हैं। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखें, इसमें आपको कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं। ये जो है ना, ये पीक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पीक्स कहलाती हैं।
ये पीक आपको क्या बता रही है? एक ख़ास वेवलेंथ पर हमने ट्रांसमिटेंस की मालूम की, और हर कंपोनेंट की एक ख़ास वेवलेंथ पर एक ख़ास ट्रांसमिटेंस होती है या एब्जॉर्बेंस होती है। फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास एक ग्राफ था, ठीक है। 2 माइक्रोन जब रेडिएशन उसमें से गुजारी गई, सैंपल में से गुजारी गई, ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेंस मेरे ख्याल से 20 के आसपास शो कर रहा है। तो ट्रांसमिटेंस तो मुझे पता लग गई कि ट्रांसमिटेंस इतनी है। अगर 20% ट्रांसमिटेंस है, इसका मतलब एब्जॉर्बेंस कितनी होगी? 80% होगी। मतलब उस सोल्यूशन ने ज़्यादा रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और भी आपको साफ नज़र आ रही हैं कि ये पीक आपको ये बता रही है कि जब आपने एक ख़ास वेवलेंथ की रोशनी या रेडिएशन सैंपल में से गुजारी है, ठीक है, तो उस वक़्त उस सैंपल में क्या डिटेक्ट हुआ? उस वक़्त उस सैंपल में ये डिटेक्ट हुआ कि इस सैंपल में अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो कौन सी है? स्ट्रेचिंग टाइप वाइब्रेशन है। इस तरह आप यहाँ पे आ जाएं। एक ख़ास वेवलेंथ पर हम यहाँ पे ट्रांसमिटेंस मालूम कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये 5% के भी बहुत लेस बन रही है, ठीक है। आपने क्या काम करना है? वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, फिर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके चेक कर लेना है ट्रांसमिटेंस कितनी है। अगर ट्रांसमिटेंस कितनी है? 5% है, तो इसका मतलब एब्जॉर्बेंस कितनी होगी? 95% होगी, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस मेरे पास 95% होगी, इसका मतलब सोल्यूशन की कंसनट्रेशन और ज़्यादा है। मगर इस पीक से आपको एक बात और भी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर भी वो 2 चीज़ों का जिक्र कर रहा है। अगर आप गौर करें, इस वेवलेंथ की जब रेडिएशन आप उस सोल्यूशन में से गुजारोगे तो उस वक्त हमें ये डिटेक्ट होगा कि इस सोल्यूशन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है। हो सकता है वो कीटोन्स हों, हो सकता है वो अल्डिहाइड्स हों, ठीक है। और इस वेवलेंथ की जब रेडिएशन उसमें से गुजारी गई सोल्यूशन में से, तो पता ये लगा कि इस मौके पर वो सोल्यूशन जो है स्ट्रेचिंग टाइप वाइब्रेशन कर रहा था, वरना कहीं पर आपको बेंडिंग टाइप वाइब्रेशन भी नज़र आएगी, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ से क्या अंदाज़ा हो रहा है? एक तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि एक ख़ास वेवलेंथ की जब रेडिएशन सैंपल में से गुजारी जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमें डिटेक्ट हो जाता है कि उस सैंपल में कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा, हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त या जब ये रेडिएशन पास कर रही थी एक ख़ास वेवलेंथ की, हमारा मॉलिक्यूल, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल किस किस्म की वाइब्रेशन कर रहे थे, ठीक है। तो हर कंपोनेंट एक ख़ास किस्म का ग्राफ शो करता है। और मैंने आपको बताया या बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखें जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं 2 किस्म के रीजन होते हैं। ग्राफ में 2 किस्म के रीजन होते हैं। एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन में हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पता लगेगा। बिल्कुल साफ ग्राफ में हमें नज़र आ जाएगा। जैसा मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया, हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि अल्कोहलिक ग्रुप है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड मौजूद हैं, या कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमें जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं किस वेव नंबर के अंदर नज़र आ जाता है? 4000 से लेकर 1600 के वेव नंबर तक हमें जो है फंक्शन को नज़र आ जाता है। मैंने आपको बताया था ग्राफ हमने किसके दरमियान ड्रा करना है। नीचे या तो वेवलेंथ होगी या वेव नंबर होगा, ऊपर क्या होगी? ट्रांसमिटेंस होगी या एब्जॉर्बेंस होगी। तो अगर हमारा वेव नंबर 1600 से 4000 से 1600 के बीच में हो तो हमें फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसमें, ठीक है, कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। जैसा कि ये ग्राफ है, फ़र्ज़ कर लिया ये 4000 से जो है 1600 की रेंज है, 1600 की रेंज है। तो मुझे सब पता लग रहा है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं और कौन कौन सी वाइब्रेशन, किस टाइप की वाइब्रेशन ये फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं या मॉलिक्यूल कर रहा है उस वक़्त। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है फिंगरप्रिंट रीजन। इसमें जो है ना अजीब ही किस्म के वेव बनती हैं, बहुत सारी पीक्स बन रही होती हैं एक साथ, ठीक है। तो इस वक्त इस पे जो है ना हमें फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है
ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लिया मुझे जो है ना इस किस्म के फिंगरप्रिंट रीजन में जो है मुझे इस किस्म की वेव नज़र आई, इस किस्म की वेव मुझे नज़र आई है, ठीक है। मैंने अब एक चार्ट की तरफ जाना है, मैंने एक चार्ट की तरफ जाना है, मैंने इस वेव को उस चार्ट के साथ कंपेयर करना है। ये देखें, मैंने इस वेव को, इस ग्राफ को, फिंगरप्रिंट रीजन वाले ग्राफ को मैंने इस रीजन के साथ, इस चार्ट के साथ जो है मैंने कंपेयर किया। अब आपके ख्याल में ये किससे मैच कर रही है? इससे मैच कर रही है, ज़ाहिरी बात है ये बी के साथ मैच कर रही है। हो सकता है बी क्या हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो मुझे पता लग जाएगा मेरे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, ठीक है। मैंने क्या किया, फिंगरप्रिंट रीजन को, कि रीजन को, ग्राफ को एक चार्ट के ग्राफ के साथ मैंने मैच कर लिया। मेरा ग्राफ जिस उस चार्ट के जिस ग्राफ के साथ मैच कर रहा होगा तो मुझे कंपाउंड का नाम पता लग जाएगा कि मेरे सैंपल में कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो ग्राफ जो ड्रा किया जाता है उसमें दो किस्म के रीजन होते हैं। एक होता है फंक्शन ग्रुप रीजन, वो हमें 4000 से 1600 के बीच में हमें पता लग जाता है ग्राफ में, ठीक है, कि मेरे जो जिस सैंपल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से जो है फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं। फिर हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन आता है। फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत सारी वेव बन रही होती हैं, बहुत सारी पीक्स बन रही होती हैं, जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो हम अपने बने हुए ग्राफ को एक चार्ट के ग्राफ के साथ, फर्ज के लिए ये चार्ट के ग्राफ है, उसके साथ मैच कर लेते हैं। हमारा ग्राफ उस चार्ट के जिस ग्राफ के साथ मैच कर रहा होगा हमें कंपाउंड का नाम पता लग जाएगा। तो पता लगा हमारे कंपाउंड का नाम क्या था, बी था, जिसका हम एनालिसिस कर रहे थे। अब हम आते हैं IR स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स की तरफ। देखें हमारे पास क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है जहाँ से कुछ रेडिएशंस निकल रही होती हैं, ठीक है। चूँकि हम IR रेडिएशन को पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ IR रेडिएशंस को ही इसमें से पास करवाना है सैंपल में से। फिर ये रेडिएशन क्या काम करती हैं, ये स्लिट में से पास करती हैं। स्लिट एक नैरो पैसेज है जहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन तेज़ी से फ़्लो कर जाती हैं, पास कर जाती हैं, पैरेलल फ़्लो करती हैं, इसकी मूवमेंट पैरेलल होती है। प्रिज्म में जाते हैं, प्रिज्म जो है एक ख़ास वेवलेंथ की रोशनी को या रेडिएशन को आगे जाने देता है, ठीक है। वैसे तो प्रिज्म में 7 कलर की डिफरेंट कलर की रेडिएशन बन सकती हैं, लेकिन हमने जो है ना EMR में से सिर्फ इंफ्रारेड वेवलेंथ वाली रीजन वाली जो है रेडिएशंस को आगे सैंपल में जाने देना है। सैंपल क्या काम करेगा, हो सकता है कुछ रेडिएशंस को जज कर लें, कुछ को आगे जाने दें, ट्रांसमिट कर दें। ये जो ट्रांसमिटेड हमारे पास रेडिएशंस होंगी ये आगे डिटेक्टर में जाएंगी और रिकॉर्डर में जाएंगी, ठीक है। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कौन सा सैंपल हो सकता है, या सिग्नल्स को मैच करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को मैच करेगा सोल्यूशन की, ठीक है। एब्जॉर्बेंस की परसेंटेज को जज करने की कोशिश करेगा, या ट्रांसमिटेंस को जज करने की कोशिश करेगा। आगे वो रिकॉर्डर में एक ग्राफ की सूरत में आपको रिजल्ट्स दिखा देगा, ठीक है। तो ये हैं उसके अहम कंपोनेंट्स के, एक लाइट सोर्स है, एक स्लिट है, एक प्रिज्म है, एक सैंपल है, एक डिटेक्टर है, एक रिकॉर्डर है। बेसिकली रेडिएशंस पास कर रही हैं, IR रेडिएशन पास कर रही हैं सैंपल में से, ठीक है। वो हो सकता है एब्जॉर्ब हों, हो सकता है वो ट्रांसमिट हो जाएं, ज़्यादातर ट्रांसमिट हो जाएं, ठीक है। आगे हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे वहाँ जाकर डिटेक्टर में कि आया कितनी जो है ये परसेंटेज इनकी ट्रांसमिट हुई है, या कितनी जो है परसेंटेज इनकी एब्जॉर्ब हुई है रेडिएशंस की। उसी को हम ग्राफ की सूरत में जाकर यहाँ पर शो करवा देंगे रिकॉर्डर में, और ग्राफ से हम अंदाज़ा लगा लेंगे, जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे कंपाउंड्स में किस किस्म के फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, या हमारे कंपाउंड जो सैंपल हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन सा कंपाउंड है। हाँ जी, अब हम देखेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहले आ रहा है कन्फर्मेशन स्टडीज़। देखें, इससे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटम्स कौन सी पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है या एक्सियल पोजीशन में है। एक्सियल पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है जिसमें देखें बाण आपको बिल्कुल सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, हेलोजन और हाइड्रोजन का। और इक्वेटोरियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपको बाण थोड़े से तिरछे नज़र आ रहे हैं, किसी एंगल में नज़र आ रहे हैं,
तिरछे एंगल में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो 45 डिग्री के एंगल में हो। तो बहरहाल मैंने ये बताया कि एटम मुख्तलिफ़ पोजीशन में होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इसका अंदाज़ा हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगा सकते हैं कि हमारे एटम किस पोजीशन में है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में ज़्यादा होती है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा होती है, एक्सियल पोजीशन में कम होती है। मतलब इस पोजीशन में हमारे जो CX कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे और इस पोजीशन में वो कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखें, अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल, कोई सैंपल का मॉलिक्यूल इतनी वेव नंबर की 1150 से 1300 के वेव नंबर की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि उस सैंपल में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ रही होगी। फिर इस तरीके से देखें, अगर इस हमारा कोई कंपाउंड ये काम कर रहा है कि वो 1650 से 1780 तक की वाइब्रेशंस को रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा कोई कंपाउंड 1620 से 1680 की वेव नंबर वाली रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टडी भी जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड है, ये Y के साथ मिला, ठीक है, और इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो इसमें जो X और Y हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाह रखते हैं, ठीक है। अब HX ने Y के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। ये ऐसे ही नहीं बना लेगा, ये एक ख़ास टचिंग फ्रीक्वेंसी पर, एक ख़ास वाइब्रेशन पर, एक ख़ास जो है वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करेगा, ठीक है, और Y के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वो अब HX हमारे पास HCl भी हो सकता है। HCl क्या काम करेगा, हो सकता है 20 माइक्रोन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद Y के साथ मिले और क्या बना दे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे। इससे हमारे पास HF आ गया, हो सकता है वो 30 जो है माइक्रोमीटर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, वाइब्रेट करे और वाइब्रेट करने के बाद Y के साथ क्या बना दे, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी भी जो है हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं और इसी में हम किसी कंपाउंड की इंथैल्पी, एंट्रोपी, मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की भी स्टडी कर सकते हैं। काइनेटिक मेजरमेंट कर सकते हैं। काइनेटिक मेजरमेंट से हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारा रिएक्शन किस रफ्तार चल रहा है, ठीक है, आया रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। फिर देखें, मटेरियल्स की आइडेंटिफिकेशन इससे हो सकती है, मैचिंग द IR स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन एंड नॉन कंपाउंड यूजिंग द फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे एक स्पेक्ट्रम हासिल हुआ, एक ग्राफ हासिल हुआ, ठीक है, ये वाला ग्राफ, और मुझे इस कंपाउंड का नाम नहीं पता था, ठीक है। अब मैंने इस ग्राफ को एक चार्ट में जाके मुख्तलिफ ग्राफ के साथ मैच किया, ठीक है। वो मुख्तलिफ कंपाउंड के ग्राफ थे, एक ये कंपाउंड A का ग्राफ था, कंपाउंड B का ग्राफ था, कंपाउंड C का ग्राफ था। अब मुझे जो ग्राफ हासिल हुआ रिकॉर्डर से, मैंने उस ग्राफ को इस चार्ट के ग्राफ से मैच करना है और जज करना है कि मैं किस कंपाउंड का एनालिसिस कर रहा हूँ या मेरे कंपाउंड में किस किस्म के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। जिस तरह के देखें, अगर मैं इसको इसके साथ मैच करूँ तो इसका मतलब जिस कंपाउंड को की स्टडी मैं कर रहा था IR रेडिएशन को यूज़ करते हुए, वो कौन सा कंपाउंड था, वो कंपाउंड B था।
हम स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने ग्राफ ड्रा किया था, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें पीक्स हासिल हुई थी, उस पीक से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे कंपाउंड में किस किस्म के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। अल्कोहलिक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सब मिल मिला के क्या बन जाते हैं, एसिटिक एसिड बन जाते हैं। इसका मतलब हमारा कंपाउंड कौन सा था, वो जिस कंपाउंड का हम एनालिसिस कर रहे थे वो एसिटिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखें, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देखें हमारे सैंपल में, हमारा सैंपल जितनी ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा, कम से कम रेडिएशन ट्रांसमिट होंगी। और जितनी ज़्यादा जो है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो कंसनट्रेशन का अंदाज़ा भी हम इससे लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस थी कि हम ऑर्गेनिक मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की जो है हम कन्फर्मेशन स्टडी कर सकते हैं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस्म के एटम के साथ मिलके बना हुआ है, आया वो क्लोरीन ब्रोमीन से मिला हुआ है, ठीक है, मिलके बना हुआ है, या वो आयोडीन जो है फ्लोरीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हम इससे काइनेमेटिक स्टडी कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितनी आहिस्ती से हो रहा है। हम अपने मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपने ग्राफ को मैच करके दूसरे चार्ट के ग्राफ से, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम किस किस्म के कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था, ठीक है। फिर हमारे पास हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ हैं तो किस कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, कोई सोल्यूट मौजूद है तो किस कंसंट्रेशन में मौजूद है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं।